नमस्कार ऑसिस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। देखिए आज पहला क्लास है और ये छत्तीसगढ़ कांस्टेबल की बैच है और इसमें हम विषय है हमारा आज इतिहास, भारत का इतिहास। देखिए भारत का इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास पढ़ने की जो विधि है उससे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। इतिहास जो है आपका, इतिहास को 3 भागों में बाँट करके हम पढ़ते हैं, ठीक है? भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बाँट करके पढ़ते हैं। कौन-कौन से 3 भाग हैं भई? हैं? देखिए, पहले जो है आपका प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। ठीक है? कौन-कौन सा भारत? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। देखिए, प्राचीन भारत का अर्थ ये है कि अ, लगभग-लगभग सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता से लेकर के, है ना? प्रारंभ होता है और भारत में जो प्राचीन राजवंश हैं, मौर्योत्तरकालीन जो प्रशासन है, जिसमें कि आपका राजपूत वंश आते हैं, है ना? वहाँ तक के है। तो अगर हम डेट की अगर मैं बात करता हूँ कि कब से कब तक ऐसे करके, तो हम ये कह सकते हैं कि अ, ईसा पूर्व ईसा पूर्व 2300, ईसा पूर्व 2350 से लेकर के, ईसा पूर्व 2350 से लेकर के लगभग ये मान के चलते हैं कि 1000 ईस्वी तक प्राचीन भारत। अब ये जो है 1000 ईस्वी से लेकर के, है ना, जब तक कि आपका अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, तो मान के चलो कि 15वीं 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक के, है ना, ये मध्यकालीन भारत के अंतर्गत रखते हैं। और उसके बाद का जो है आपका 16वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक के आधुनिक भारत में शामिल किया जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक के अलग अलग इतिहास पर अलग अलग क्राइटेरिया बताए हैं, ठीक है? कि लेकिन ऐसा कोई एकदम ऐसा फिक्स मानक नहीं कि यहाँ से यहाँ तक के भी प्राचीन भारत कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के भी मध्यकालीन भारत कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के भी आधुनिक भारत। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया वगैरह नहीं होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका प्राचीन भारत। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत। चलिए, देखिए मैं आपको बताऊं कि प्राचीन भारत हमको कहाँ से शुरू करना है। प्राचीन भारत शुरू कहाँ से करेंगे? प्राचीन भारत तो शुरू कहाँ से करेंगे हम? पाषाण काल से करेंगे। पाषाण काल, आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व, आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य जो है आपका, ठीक है, होमो सेपियंस के रूप में जब मनुष्य का उदय हुआ था, तो वे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक जातियां थी। अर्थात वो क्या करते थे? अपना जीवन यापन शिकार करके, अखेट करके, या फिर खाद्य को संग्रहण करके, फल है, कंदमूल है, इसको सब क्या करते थे? इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है? और उस समय ज्यादातर औजार वगैरह जो यूज होता था वो पत्थर के यूज होते थे, कि उस समय धातु की खोज नहीं हुई थी। धातु की खोज नहीं होने की वजह से जो है आपका, वो पत्थरों से बने औजार यूज करते थे, या फिर जो है आपका बर्तन वगैरह जो है पत्थरों के यूज करते थे, उपयोग करते थे। इसलिए उस समय को क्या कहा जाता है? पाषाण युग कहा जाता है। पाषाण युग का कहने का एक और कारण है कि हम उस समय के पाषाण औजारों को देख करके हम वहाँ की स्थिति और उसके जीवन का अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार वो रहते थे, उनकी सभ्यता क्या थी, उनकी संस्कृति क्या थी, वो क्या क्या चीज़ों की को जो है आपका महत्व देते थे, क्या क्या नहीं देते थे, क्या उनको जानकारी था, क्या जानकारी नहीं था। ये सब जो है आपका पत्थरों को देख करके अनुमान लगाया जाता है। पत्थर में जो चित्रकारी बनी है वो, औजार बने हैं तो औजार धारदार हैं कि छोटे हैं, औजार हैं कि बड़े औजार हैं, किस प्रकार के औजार हैं, बर्तन है तो किस प्रकार के बर्तन है, मृदभांड है अर्थात मिट्टी का जो बर्तन है वो किस प्रकार का है, ठीक है, गोल है, चौकोर है, काला है, नीला है, भूरा है, पीला है, चित्रित है कि नहीं है चित्रित, तो ये सब चीजें जो है आपका पाषाण काल के अंतर्गत रखी जाती है, ठीक है, याद रखना। और पाषाण कालों को भी जो है आपका तीन
मोटा मोटा 3 भागों में बांटा गया है। नव पाषाण का, सॉरी, सबसे पहले जो है ना उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, फिर है आपका मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल, फिर है आपका नव पाषाण काल। ऐसे करके अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में बांटा गया है। अब देखिएगा, जैसे कि आपका 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के लगभग लगभग जो है आपका 10,000 ईसा पूर्व तक के, 10,000 ईसा पूर्व तक के उत्तर पाषाण काल में रखा गया है। वहीं जो है आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक के मध्य पाषाण काल में रखा गया है। और ये एक्चुअल में 8,000 है, 8,000। और ये 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक के, 1,000 ईसा पूर्व तक के नव पाषाण काल में रखा गया। ठीक है, नव पाषाण काल में ज्यादातर जो उत्तर पाषाण काल है ना, जिसको हाँ 1,000 है, तो पूरा पाषाण काल लिख लीजिए आप, है ना। पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। ये जो पूर्व पाषाण काल है, इस पूर्व पाषाण में जो मनुष्य होती थी वो क्या करती थी, आखेटक थी और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक जातियां थी। आखेटक थी और खाद्य संग्राहक जाते थे। अग्नि की खोज, अग्नि को लोग जानते थे लेकिन उसका उपयोग नहीं जानते थे, आग से दूर भागते थे डर के मारे, है ना, कहीं जल जाएंगे तो, ऐसे करके। तो आग को उन लोग उपयोग करना नहीं सीखे थे इस समय में। क्या करते थे, आखेटक मुख्य रूप से शिकार करते थे, पशुओं का शिकार करते थे, उसको खाते थे, कच्चा खाते थे, पकाने तो सीखे ही नहीं थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको खाद्य संग्राहक करते थे। मृदभांड का भी विकास नहीं हुआ था, लेकिन पत्थरों के औजार बनाना सीख गए थे। इस समय पत्थरों के औजार होते थे, ठीक है, याद रखिएगा, पत्थरों के क्या करते थे, औजार का यूज करते थे, याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इसको लघु पाषाण युग भी कहा जाता है, क्योंकि औजार क्या हो गए थे, थोड़े लघु हो गए थे, छोटे औजार हो गए थे। छोटे औजार क्यों भाई, आप वो मांस को बड़े हिस्सों में न काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चालू कर दिए थे। ठीक है, खाने के लिए सुविधा होकर के, तो लघु औजारों की खोज कर ली थी। साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा मृदभांड बनाना भी सीख लिया था, मृदभांड मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना भी सीख लिया था। कुम्हार के चाक का आविष्कार हो गया था, ये पढ़ सकते हैं, कुम्हार का चाक, चाक मतलब मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं उस प्रकार, कुम्हार का चाक। नव पाषाण युग में जो है आपका क्रांति आई लोगों के जीवन में, और इसी समय क्या हुआ आपका, कृषि की खोज हुई, याद रखिएगा, कृषि की खोज हुई। सबसे पहली बार मानव ने देखा कि मानव क्या कर रहे हैं आपका, है ना, कि बीज जो है आपका जमीन में डालने से, पानी या नमी उसमें होने से क्या होता है, बीज ऊपर आ जाता है, पौधा बन जाता है। पौधे में क्या लगता है आपका, फूल लगता है, फूल के बाद उससे फल लगता है, फिर से वही फल लगता है और फिर से बीज मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्यों ने क्या करना आपका, खेती करना सीखा। खेती करने से उनके जीवन में अभूतपूर्व क्रांति आई। उनके पास जो है आपका साल भर का अनाज इकट्ठा होने लग गया। ठीक है, और अनाज इकट्ठा हुआ तो समय मिला उनको, तो वो थोड़ा सा मनोरंजन भी करते थे, जैसे कि टीवी देखना या रेडियो सुनना। ठीक है, ऐसा नहीं है टीवी रेडियो का विस्तार नहीं हुआ था, अर्थात वो क्या करते थे, क्रीड़ा करते थे, है ना, खेल कूद करते थे, या फिर जो है आपका अन्य मनोरंजन के साधन अपनाते, संगीत वगैरह जो है आपका कुछ भी गीत संगीत या फिर ये सब, है ना। तो याद रखिएगा, कृषि की खोज से आपका जीवन में क्रांति आई, और इसी समय मनुष्यों ने क्या करना सीख किया, आग का उपयोग करना सीख लिया, आग का उपयोग। और पहिए का भी आविष्कार हो गया, किसका, पहिए का। पहिए के आविष्कार से क्या है आपका, बैलगाड़ी चलाने सीख गए उन लोग। इस प्रकार जो है आपका धीरे धीरे जो है आपका मानव का विकास होते गया। ठीक है, तो देख सकते हो कि आखेटक एवं खाद्य संग्राहक से लेकर के कृषि की खोज तक की कितने साल लग गए मानव को, कई साल लग गए। तो कई सालों में जो है आपका मानव का विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चाहिए, आए समझ। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं आपका, और इसी समय क्या हुआ आपका, खेती जब करना चालू किए खेती, तो सबसे पहली बार उगाने जाने वाली फसल कौन सी थी, बताओ, जौ। और जौ को उस समय क्या कहते थे, यौ कहते थे। ठीक है, प्रश्न आता है, जौ को क्या कहते थे, यौ कहते थे। और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है करके प्रश्न आता है कई बार,
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो याद रखना कौन सी जगह से मिला है, मेहरगढ़ से। पाकिस्तान में है ये स्थान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बलूचिस्तान में है ये स्थान, याद रख लीजिए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में स्थान है मेहरगढ़। यहाँ से कृषि के सबसे पुराना साक्ष्य मिले हम, कृषि के क्या मिले, पुराना साक्ष्य मिले, याद रखिएगा मेहरगढ़ को। और सर्वाधिक जो आपका, अगर हम भारत की बात करते हैं कि सर्वाधिक ऐसा स्थान बताइए जहां पर सर्वाधिक गुफा मिली हो या मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हो, मानव के प्राचीनतम साक्ष्य या सर्वाधिक मात्रा में गुफा, तो भारत में एक स्थान है आपका भीमबेटका। कौन सा स्थान है, भीमबेटका। ये कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। नर्मदा घाटी में एक स्थान है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मानव के प्राचीनतम साक्ष्य और ढेर सारे आपको गुफा मिले जहाँ पर मानव निवास करते थे, ठीक है, याद रखिएगा भीमबेटका। और भारत में चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है आपका कोल्डी हवा से। कौन सी हवा, कौन सी जगह थे, कोल्डी हवा, याद रखेंगे। कोल्डी हवा एक जगह है, ये है उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है आपका, चावल उगाने के साक्ष्य मिले, याद रखिएगा चावल, यहाँ से चावल उगाने के साक्ष्य मिले, लिख लेंगे आपका चावल उगाने के साक्ष्य मिले, ठीक है, चावल उगाने के साक्ष्य। नवपाषाण के अंतिम अंतिम समय में मनुष्यों की मनुष्य ने धातु की खोज कर ली थी। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में गुफा, ठीक है, और प्राचीनतम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव बस्तियों के साक्ष्य, पुराने समय में यहाँ मानव निवास करती थी, आदि मानव लोग, ठीक है, याद रखेंगे। कोल्डी हवा का संबंध किससे है, चावल के उगाने से प्रथम साक्ष्य से है, पहली बार। और इसी समय नवपाषाण काल में अंतिम अंतिम अवस्था में मनुष्यों ने क्या कर ली थी, धातुओं की खोज कर ली थी। और पहला खोजे जाने वाला धातु कौन सा है, तांबा, ठीक है, याद रखिएगा तांबा पहली खोजे जाने वाला, याद रखेंगे। पहला जो है आपका प्रथम ऐसी धातु है जिसको खोजी गई, प्रथम खोजी गई धातु, प्रथम खोजी गई धातु। अब क्या बनाने लग गए, प्रथम पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का औजार बनने लगा, इसलिए तांबे के औजार के साथ में बहुत सारे जो है आपके बस्तियों में तांबे का यूज होता था। इसलिए नवपाषाण काल का जो आखिरी आखिरी जो स्टेज है ना, उसको ताम्रपाषाण सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण, मतलब ताम्र का भी उपयोग और पत्थर का भी उपयोग, पाषाण का मतलब पत्थर, दोनों का उपयोग एक साथ होता था, इसलिए ताम्रपाषाण काल सभ्यता कहते हैं। उसके बाद का समय आता है लौह युग का। कौन से युग का, लौह युग का, लौह लोहा, देखिए लोहा की खोज कर ली पाषाण काल के अंतिम अंतिम अवस्था में, अर्थात 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, 1000 ईस्वी पूर्व में, 1000 ईस्वी पूर्व में मनुष्यों ने क्या कर लिया आपका, लोहे की खोज कर ली। और सबसे पहले लोहा खोजा कहाँ गया था बताओ, पता है, अतरंजी खेड़ा नामक स्थान है, अतरंजी खेड़ा, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में है। यहाँ पर सबसे पहले आपका लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, कब मिले हैं, 1000 ईसा पूर्व में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहे की खोज कब हुई, 1000 ईसा पूर्व में हुई, ठीक है। इसके पहले पहले खोजी की धातु क्या थी आपका, तांबा थी। चलिए यहाँ तक के समझ आया। लोहे को खोजने के बाद मनुष्य के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। खेती के जो उत्पादन है उसमें बहुत वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि लोहे से क्या बनाना संभव है, हल, लोहे से हल बनने लग गया। अब हल से खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया, और उपज में क्या हो गई, आपका वृद्धि हो गई। तो लोहे की खोज क्या है आपका, बहुत ही क्रांतिकारी घटना, याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। और कहाँ से प्राप्त हुआ था पहला लोहे का साक्ष्य, अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से, ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट में है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे पहली धातु खोज कौन, धातु जो है आपका कौन सी थी खोजी गई, लोहा को कब खोजा गया था, ये समझ आ गया। पहली खेती कौन सी किसकी की गई, जौ की खेती गई। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है, कोल्डी हवा से, उत्तर प्रदेश के आसपास है, ठीक है। चलिए ये है कोल्डी हवा है, यस कोल्डी हवा है। ये हो गया आपका, इस प्रकार जो है आपका, ये आपका पाषाण काल की मोटी मोटी बातें हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। देखो क्या है कि जैसे भारत का मैप है ना, अब तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि भारत का मैप जो है ये आपका इधर पाकिस्तान है ना,
और ये जो है आपका ऐसा इस तरफ जो है अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। चलिए, देखिए भारत में 1905 में, ध्यान से सुनना, ठीक है, समझना है। भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कौन सा विभाग? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। और उसके जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना का श्रेय है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। ये बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, आर्कियोलॉजिकल वाले थे, ठीक है, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता का मतलब ये होता है कि प्राचीन जो मानव बस्तियां हैं या प्राचीन जो चीज़ें हैं उसकी खुदाई करके उसके बारे में जो है आपका अनुमान लगाया जाता है ना, उससे संबंधित अध्ययन की जाती है। जैसे भाई उदाहरण के लिए राम मंदिर की भी हमको बारे में कैसे पता चला? जब वहाँ खुदाई हुआ, खुदाई हुआ तो देखिए भाई वहाँ पर तो पुराने जो हैं आपका कई साल पहले पुराने जो हैं वो निकल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं, खंभे मिल रहे हैं, ईंटें मिल रही हैं जिसमें ईंटें मिल रही हैं जिसमें ओम का वो चित्रण किया गया है, स्वास्तिक बना हुआ है। तो इससे क्या हमको पता चल गया, अनुमान लगाया गया कि प्राचीन समय में यहाँ पर क्या रहा होगा, आपका मंदिर वगैरह रहा होगा। तो ये काम कौन करता है? आपका पुरातत्ववेत्ता करता है। तो पुरानी चीज़ों के बारे में जानने के लिए लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और उसके स्थापना का जो श्रेय है वो भारत के बहुत बड़े प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। वो भी अंग्रेज थे ना, अलेक्जेंडर कनिंघम। 1920-21 के बाद आसपास मार्शल, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के क्या बने? अध्यक्ष बने। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने जो है आपका अनुमान लगाया या पता चला उनको कि भारत के ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस तरफ, ठीक, भारत की इधर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र में भारत के ये वाला जो क्षेत्र इस तरफ है ना, कैसे कलर, वही कलर है क्या यार? ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, ठीक है, इस क्षेत्र में कुछ मानव बस्तियां पाई गई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आपका उसका खुदाई करवाया, है ना। कब कराया खुदाई? ये 1921 में कराया। जब खुदाई करवाया तो पता चला कि वहां पर तो पूरा, है ना, एक शहर ही जो है आपका जमीन के अंदर दबा हुआ है, ठीक है। एक शहर ही जो है आपका, पूरा शहर के शहर जो है आपका जमीन के अंदर दबा हुआ है। और उसमें सिस्टमेटिक ढंग से घर है, सड़कें हैं, गलियां हैं, नालियां हैं, ठीक है, तालाब हैं, है ना, दुनिया भर के मतलब बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, ऐसा पता चला उनको जब खुदाई करवाया तो। और पहला खोजा गया शहर क्या था? आपका हड़प्पा था। इसलिए सब सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और ज्यादातर जो बड़े बड़े नगर हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में, सिंधु घाटी के आसपास मिले हैं, सिंधु नदी के आसपास मिले हैं। जैसे ज्योग्राफी पढ़े हो ना, कहाँ से गुजरती सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आपका सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। इसको ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें जो मिली है वो कांस्य का मिला है, कांसा का मिला है, ठीक है। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि सरस्वती नदी और सब सिंधु नदी के आसपास ज्यादातर शहरें मिली हुई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसके अलग अलग नाम हैं। जब कार्बन डेटिंग विधि से, अर्थात कार्बन डेटिंग विधि का मतलब ये होता है कि पुरानी चीजों का उस कब का था उसका डेट का अनुमान, साइंस की एक विधि है कार्बन का, है ना, परीक्षण करके बताते हैं, पता लगाते हैं कि कब का हो सकता है करके। तो कार्बन डेटिंग विधि से जब पता चला कि वो कब का है करके, तो वो हमको आपका जो सर्वाधिक मान्य समय तय किया गया। वैसे तो सभी विद्वान लोग अलग अलग मानते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट समय है, सही समय, वो 2350 से लेकर के आपका, है ना, 1750 तक के माना जाता है, याद रखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? समय है। ये परीक्षा में आता है ना, ईसा पूर्व में, बिल्कुल हाँ, ईसा पूर्व में, ईसा मसीह के जन्म के 2300 साल पहले से लेकर के उसके जन्म के 1750 साल पहले तक, ठीक है। अर्थात कितना साल हो गया आपका? 350 साल उधर कर दो, 350 साल इधर कर दो, तो 350 नहीं, 250 साल इधर हो गया, है ना। और उधर आपका 350 साल, 250 साल का, 2000 के पहले 250 साल, फिर उधर का, तो लगभग लगभग 550 साल मान के चलो, है ना, 600 साल,
600 साल लगभग लगभग जो है आपका, है ना, समय जो है आपका निर्धारित किया गया। वैसे तो कई लोग 1000 साल भी बोलते हैं, कई 1500 साल भी बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सही समय माना गया है वो 2350 से लेकर के 1750 है। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, समझ तो आता है वो चीज़, है ना, कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब ईसा मसीह जन्म के 2350 साल पहले से लेकर के उसके जन्म के 1750 साल पहले तक का जो समय है वो क्या कहलाता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का समय रखा गया है। इसी समय बहुत सारी आपका ढेर सारी मानव बस्तियां थी, और अचानक से जो है आपका 1750 के बाद वो क्या होती गई, लुप्त होती गई, लुप्त होती गई। और इस सभ्यता को पहली नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। नगरी सभ्यता क्यों, क्योंकि ये पूरे क्या थे आपका, बड़े बड़े नगर थे, शहर थे बड़े बड़े, ठीक है, सिटी थे, अर्बन, बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, ग्राम नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। तो याद रखिए पहले आपका नगरी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता। और पहला खोजा गया शहर कौन है आपका, हड़प्पा, इसलिए क्या कहते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नगरी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखिएगा। हाँ, चलिए, ये कहां से कहां तक के है इसका विस्तार, तो देखो, है ना, जम्मू कश्मीर में है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर में है मांडा, ठीक है, एकदम दक्षिण में नीचे में है आपका दैमाबाद, गोदावरी नदी के तट पर, दैमाबाद, महाराष्ट्र में, यस, यह है जम्मू कश्मीर में मांडा, और यह आपका दैमाबाद गोदावरी नदी के तट पर। यहां पर है आपका उत्तर प्रदेश मेरठ के आसपास हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, 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 ठीक है। और अफगानिस्तान का जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान है, वहां पर एकदम अंतिम में सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, कौन सी जगह है, सूतका गेंडोर। तो याद रखेंगे सबसे उत्तर में कौन सी जगह है, मांडा, जम्मू कश्मीर में। सबसे नीचे दक्षिण में कौन सी जगह है, दैमाबाद, महाराष्ट्र में। सबसे पूर्व में कौन सी जगह है, आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ये कहाँ है, अफगानिस्तान में। यहां से लेकर के यहां तक के इसके क्या मिले हैं आपको, हमको साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सबसे अंतिम सर इधर दैमाबाद मिलता है, उधर पांडा मिलता है, तो आलमगीर मिलता है, सुतका गेंडोर। टोटल जो है आपका 32,000 वर्ग किलोमीटर में, याद रखिएगा 32,000, सॉरी 32,000 नहीं है, 12,000, 12,000 कुछ है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग लगभग है आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और इस प्रकार जो है आपका ये जितनी भी सभ्यता विश्व की थी, तत्कालिक सभ्यता, उसमें सबसे बड़ा सभ्यता माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा भारत पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यता थी, मतलब सभ्यता मतलब संस्कृति, मतलब उस समय कर रहने वाले जो लोग थे, उस संस्कृति सभ्यता की सबसे क्या है आपका बड़ा विस्तृत विस्तृत जो है आपका सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इतना है समझ आपको। चलिए, आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। खुदाई कौन करवाया था आपका, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा आपका मुख्य रूप से शहर को खोजा गया है। तो मुख्य रूप से जो है आपका बड़े बड़े 7 शहर मिले हैं, 7 बड़े बड़े शहर है, 7 शहर खोजे गए हैं छत्तीसगढ़ में, नहीं भैया। ठीक है, कहाँ से छत्तीसगढ़ का आपको जमाना, छत्तीसगढ़ खत्म हो गया रे, आज भारत का इतिहास चालू हो गया। ये देसी तो कहाँ नाम भूल के भी नहीं आए, वो तो इतिहास में। अब क्या पढ़ रहे हो, अब इतिहास पढ़ रहे हो। चलिए, अब हम ये पढ़ेंगे कि पूरे भारत में जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, भारत में नहीं,
अफगानिस्तान और भारत तीनों जगह सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगर कौन से प्राप्त हुए हैं? तो 7 नगरों को, बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है और बाकी छोटे छोटे नगर थे, ठीक है। तो वो 7 बड़े बड़े नगर को पढ़ेंगे, तो उसमें आपका पहला नगर है आपका हड़प्पा, ठीक है। लिखेंगे आपका पहला बड़ा नगर है, क्या है आपका? हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज 1921 में की किसने? दयाराम साहनी ने। नाम नोट करो, हड़प्पा की खोज किसने की आपका? दयाराम साहनी ने। दूसरा बड़ा शहर है मोहनजोदाड़ो। क्या है? मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज की 1922 में राखलदास बनर्जी ने। किन्होंने की? राखलदास बनर्जी ने की, ठीक है, याद रखेंगे। राखलदास बनर्जी ने की मोहनजोदड़ो की खोज। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की आपका राखलदास बनर्जी ने। ये दोनों बस को याद रखेंगे, है ना, कि किसने किसने की खोज और कहाँ कहाँ पर है। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में, ठीक है। ये कहाँ है आपका? पाकिस्तान में है। कौन से जिले में? मांटगोमरी, मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी। और कौन सी नदी किनारे में है? नहीं, रावी नदी किनारे में है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी किनारे में है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी किनारे में, चंदू। मोहनजोदड़ो है कौन सी नदी किनारे में? सिंधु नदी किनारे में। सिंधु नदी के किनारे में जो है आपका मोहनजोदड़ो शहर है। 1922 में खोज की, राखालदास बनर्जी ने खोजा इसे। और कहाँ पर है ये? तो ये है आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से प्रांत में? सिंध प्रांत में। लरकाना जिला नाम है आपका, लरकाना जिला में। इतना बस याद रखेंगे इसके बारे में, है ना। हड़प्पा वाव के बारे में, मोहनजोदड़ो। ये दोनों को जुड़वा राजधानी भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, अर्थात ये जुड़वा शहर थे, ऐसा कहा जाता है, बड़े शहर थे। याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा शहर है, ठीक है। जुड़वा शहर मतलब कि आसपास में है और राजधानी कहते हैं इसको यहाँ की। उसके बाद है आपका, लिखिएगा, है ना, और कौन कौन सा शहर है फेमस फेमस। तो तीसरा शहर आपका चहू दड़ो। नाम बस याद करेंगे, चहू दड़ो। कालीबंगन, कालीबंगन। ये चहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे में है, सिंधु नदी के किनारे में है। और कहाँ है ये भी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन है आपका राजस्थान के, राजस्थान में है, भारत में। राजस्थान भारत में है, याद रखिएगा। कहाँ है? राजस्थान भारत में है, इंडिया में। कालीबंगन, कालीबंगन राजस्थान में, भारत में है। घग्गर नदी के किनारे में है। कौन सी नदी के किनारे में है? घग्गर। हाँ, घग्गर लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। देखो, ए घग्गर ऐसा लिखना, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे, याद रखेंगे। कालीबंगन कौन सी नदी किनारे में है? घग्गर नदी किनारे में। कहाँ पर है? भारत में, राजस्थान में है। उसके बाद है आपका लोथल। आगे मैं, आगे मैं लिख रहा हूँ, इस तरफ देखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका लोथल, कालीबंगन, कालीबंगन तो हो गया है, सॉरी, बनावली, बनावली। और लास्ट में लिखना आपका कालीबंगन, लोथल हो गया, बनावली हो गया, और धौलावीरा, धौलावीरा। ये तीनों भारत में है। लोथल है गुजरात में, बनावली कहाँ है? बनावली है हरियाणा में। और धौलावीरा, धौलावीरा भी कहाँ है आपका? गुजरात में, ठीक है। धौलावीरा भी गुजरात में है, याद रखेंगे। देखो ध्यान से इधर, चमन, ये लोथल जो है वो बंदरगाह नगर था। कौन सा नगर था? बंदरगाह। मतलब यहाँ क्या चलती थी? यहाँ से जहाजें, नावें चलती थी, ठीक है, नाव चलती थी, बड़ी बड़ी नाव चलती थी, पतवार वाली नाव भी चलती थी, बड़ी बड़ी नाव, लोथल से। और ये जो है आपका लोथल जो है एक नदी किनारे में है, और वो नदी का नाम है आपका बंदरगाह नगर है। और ये जो है आपका कौन सी नदी मेरे को याद नहीं आ रहा है, रुको मैं याद करके बता रहा हूँ, ठीक है।
एक नदी किनारे है, नदी का नाम इस पे लिखा नहीं है, याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो बता दें, बताओ ठीक है? नदी किनारे है और यहाँ पर जो है आपको इसके बंदरगाह नगर कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, जहाजें चलती थी यहाँ से, ठीक है, याद रखेंगे। और बनौली कहाँ है, हरियाणा में है। धौलावीरा कहाँ है आपको, गुजरात में। ये धौलावीरा में ऐसा सिस्टम था कि वहाँ से जल, शहर में जल भरता तो जल निकासी होता था, ठीक है, सिस्टम था। साथ ही एक बड़ा विशाल तालाब भी था, जैसे अगर मान लो जाए पानी की कमी हो गई तो उस तालाब से जो है आपका जल संरक्षण होता रहे, तो ऐसी व्यवस्थाएं थी। विशाल तालाब भी था यहाँ पर, जल निकासी की व्यवस्था थी। लोथल बंदर का नगर था। हरियाणा में पहली बार क्या मिले हैं आपको, हमको जूते हुए खेत मिले हैं। क्या मिले हैं, जूते हुए खेत, खेत को जोता गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ कुछ सब जगह की इंपॉर्टेंस है। कालीबंगन, कालीबंगन में अग्निवेदी मिला है रे, अग्निवेदी क्या मिला है, अग्निवेदी। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, इस सभ्यता के लोग क्या करते थे, अग्निवेदी बना करके, हो सकता है पूजा पाठ वगैरह करते रहे होंगे। घ इसको बोल रहे क्या, घ, अधा ग, फिर पूरा ग, फिर रस्सी के र, क्या हो गया है, फिर से बोल है, घाघर, घंगर, घग्गर, घग्गर है भाई, ठीक है। इधर एक चहुदड़ो, चहुदड़ो में मनके बनाने की कारखाना मिला। मनके मतलब मोती बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा मनके बनाने की कारखाने, मनके बनाने की क्या क्या मिला है, कारखाने मिला है। मोहनजोदड़ो में बहुत ही बड़ा विशाल स्नानागार मिला है, स्नानागार, भयंकर बड़ा एक स्नानागार हुआ करता था, स्विमिंग पूल जैसा, ठीक है, वो मिला है। और साथ ही साथ यहाँ पर नर्तकी मिली, नर्तकी की मूर्ति कांस्य की थी जो, और योगी की मूर्ति मिली है, योगी और नर्तकी की मूर्ति, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा में क्या मिला है, बहुत ही बड़ा अन्नागार मिला है, अन्नागार, अन्न, अन्न रखने की जगह, अन्नागार, ऐसा जगह था जहां पर अन्न रखा जाता था, कोठी रे, खान की कोठी, ठीक है, अन्नागार। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, सभ्यता के बारे में। चलिए, ये आपका प्रमुख प्रमुख सभ्यता हो गई। अब जो है हम सीधा शहर में आ जाते हैं। यहाँ का जो सगर शहर था, है ना, नगर नियोजन, नगर न के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े नगर बने हुए थे, याद रखेंगे, इसलिए इस, और नगर नियोजन एकदम सिस्टमेटिक नगर बना हुआ था, जाल की तरह ऐसा सड़क बना हुआ था, ठीक है। सड़कें जो है आपका, ध्यान से सुनना, सड़कें मुख्य दरवाजे की तरफ नहीं खुलती थी, अंदर की तरफ खुलती थी, ठीक है। और घर जो है आपका ऐसा आयताकार बना हुआ था, और चारों तरफ घर होता था, बीच में आंगन होता था, है ना। और आपको मुख्य रोड में जाना था, पहले अब यहाँ से निकलते तब यहाँ तक पहुँचते, ऐसा सिस्टमेटिक, है ना। मुख्य नगर की तरफ, मुख्य जो सड़क था उधर दरवाजा को नहीं खोल करके साइड में गली में खुलता था दरवाजा, हाँ, आप ऐसे निकल के भले इधर से ऐसे जा सकते थे, है ना। और चारों तरफ घर होता था, घर के बीच में क्या होती थी, आपका आंगन होते थे। और शौचालयगार की भी व्यवस्था थी, शौचालय की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था थी, नहाने की जगह, नहाने की जगह सभी घरों में वो मिला है, स्नानागार मिला है, नहाने की भी अलग से जगह होती थी। सभी घरों में किचन होता था अलग से, है ना, याद रखिएगा, रसोई घर। तो इस प्रकार जो है आपका सिस्टमेटिक ढंग से बने हुए थे, तो इसके वजह नगर निगम के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता जाना जाता है। और पूरे विश्व में और भी कहीं बड़े नगर नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ करके। जैसे उस समय सुमेरियन सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। ऐसा नहीं कि विश्व में लोग नहीं रहते थे, विश्व में दूसरे लोग भी रहते थे, लेकिन वहां ग्रामीण सभ्यता मिली है, जबकि हमको सिंधु सभ्यता कैसी मिली है, शहरी सभ्यता मिली, नगरी सभ्यता मिली, ठीक है। इतना भी याद रखेंगे, ये आपका नगर नियोजन। अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था कृषि पर भी तो आधारित थी। और कृषि में जो है आपका कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। कपास की खेती इनकी मुख्य नकदी फसल थी, व्यापारिक फसल। ये कपास दूसरे को आयात भी करते थे कपास। और इसीलिए जो है आपका अरब के जो लोग हैं, इनको अरब मतलब सुमेरिया सभ्यता के जो लोग हैं, इनको मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे, मेलुहा। कपास की खेती करने की वजह से जिनको क्या कहा जाता था, मेलुहा कहा जाता था, मेलुहा, ठीक है, याद रखेंगे। कपास की खेती करने की वजह से मेलुहा। सिंड, और कपास को सिंडोन कहते थे, सिंडोन, कपास को कहा जाता था सिंडोन। सिंडोन की वजह से सिंधु सभ्यता हो गया। और पूरे विश्व भर में कपास उगाने वाले पहले लोग कौन थे, मोहन सड़प, सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग ही पूरे विश्व में कपास उगाने वाले पहले लोग थे, याद रखना, है ना। पशु वगैरह का पालन किया जाता था, जिसमें घोड़े को छोड़ करके बाकी पशुओं का पालन किया जाता था। घोड़ा यहाँ का नहीं माना गया है, घोड़े को हो सकता है बाहर से आयात करते रहे होंगे उन लोग,
घोड़े का साक्ष्य मिला है। घोड़े को बाहर से आयात करते थे, घोड़े यहाँ नहीं मिलते थे। बाकी है ना, बैल है, बकरी है, ये सब चीज़ें जो है हमका पशुपालन में हमको मिलता है। ठीक है, बैल है, बकरी है, गधे है, ऊँट है, भेड़ है, ये सब का पालन किया जाता था। घोड़े के पालन करने के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कुम्हार के चाक से भी परिचित थे, मिट्टी के घड़े का उपयोग भी करते थे। साथ ही साथ जो है आपका अ, लाल कलर की घड़े और काले कलर के घड़े, जिसको लाल मृत भांड या काला मृत भांड कहते हैं, उसको उपयोग करते थे। ठीक है, याद रखिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसको मैं आपको आपको चर्चा करता हूँ कि मेलुहा वाला को याद रखिएगा। मेलुहा इनको कहते थे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग। कौन सी सभ्यता के लोग? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। अभी जो ईरान इराक वगैरह देश है ना, उसकी जो सभ्यता थी उसकी मेसोपोटामिया सभ्यता कहते थे उसी को, मेसोपोटामिया। क्योंकि वो मेसोपोटामिया नदी बहती है वहां पर मिस्र में, इसलिए उसको मेसोपोटामिया सभ्यता कहते हैं। तो मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? मेलुहा कहते थे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एक पॉइंट को जरूर लिखना। अच्छा, इनकी जो नापने की जो इकाई थी, नाप की इकाई, तौलने नापने की इकाई, नाप की इकाई या तौल की इकाई जो थी, वो 16 के आवर्तकों में थी। 16 के आवर्तक मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते करते 16, 16 के आवर्तकों में थी। लिखेंगे 16 के आवर्तक, 16 के आवर्तकों में थी। 16 के आवर्तक मतलब चमन, जैसे कि आपका है ना, 4 आना होना आता होता है, फिर 8 आना होता है ना, उसी प्रकार 16 के आवर्तकों में थी। एक चीज है, और दूसरा याद रखना, यहाँ की जो लिपि थी, लिखने की जो शैली थी, ठीक है, वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। और लिपि को पढ़ सकते हैं हम लोग कि नहीं पढ़ सकते? संतोष, प्रशांत, क्या नाम है प्रशांत? लिपि को पढ़ते थे तभी जाने हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में, लिपि को पढ़े तभी जाने जी, है लिखा। वही मैं बता रहा हूँ, इसको मैं पूछ रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ कि वो जानता नहीं जानता है। लिपि को अभी तक के पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और लिपि कैसा होता था? भाव चित्रात्मक होता था, अर्थात छोटे छोटे चित्र बने होते थे। ठीक है, ये ऐसे चित्र आ रहे थे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार का। तो लिपि कैसी थी आपका? भाव चित्रात्मक थी, याद कर लीजिए। लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक के पढ़ा नहीं जा सका है, याद रखेंगे, है ना। इन लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे और पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। दोनों लिखो, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी, और पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति। कैसे पता चला चंदू पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते हैं करके? हैं, क्या साक्ष्य मिला है? यस, पशुपतिनाथ। एक मूर्ति मिला है, योगी का मूर्ति। उस योगी के मूर्ति में ऐसा सिंह लगा हुआ है, और आसपास में जो है आपका गाय वगैरह, भैंस वगैरह या घोड़े बकरी वगैरह चल रहे हैं, तो उसको क्या कहा गया? पशुपतिनाथ कहा गया। और एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है, तो उसको क्या कहा गया? मातृ देवी कहा गया। और ऐसी मूर्तियां हमको ढेर सारी मिली है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? उस समय मातृ देवी की पूजा या पशुपति की पूजा की जाती थी। ठीक है, याद रखेंगे, मातृ देवी की पूजा या पशुपति पूजा प्रचलित थी, अच्छे से याद रखिएगा। कई लोग बोलते हैं कि ना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 के बाद होना प्रारंभ हो गया था। धीरे धीरे करके प्रारंभ हुआ, एक साथ अचानक से नहीं हुआ। लेकिन कारण क्या था उसका? तो कई लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत बाढ़ आ गई, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो बाढ़ की वजह से समाप्त हो गया, ऐसा माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि बाढ़ नहीं आया था, भूतात्विक परिवर्तन हो गया, अर्थात जो है आपका धीरे धीरे वहां पर जल मिलना चालू, पानी गिरना बंद हो गया, और पानी नहीं गिरा तो धीरे धीरे क्या है, पूरा रेगिस्तान बन गया, है ना। तो लोग वहां से छोड़ करके उस जगह को चले गए, तो वो पूरा क्या हो गया, आपका खंडर हो गया और जमीन के नीचे दब गया, ऐसा भी कहते हैं कई लोग। कई लोग ये कहते हैं कि उस क्षेत्र में बहुत भारी भूकंप वगैरह आया था, ऐसा भी मानते हैं। और कई लोग कहते हैं कि उस क्षेत्र में बाढ़ के अलावा, ठीक है, वहां पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, आक्रमण। और किसका आक्रमण हुआ था? तो याद रखिएगा, आर्यों का आक्रमण हुआ था, ऐसा मानते हैं कई लोग। और वो कहते हैं इसके बाद जो है हमको ग्रामीण सभ्यता मिलती है, ऋग्वैदिक कालिक सभ्यता मिलती है। और ऋग्वेद में एक व्यक्ति का उल्लेख है जिसका नाम है आपका इंद्र, और इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला, किले को ध्वस्त करने वाला। तो हो सकता है कि
कि उस क्षेत्र में किसने आक्रमण किया होगा, इंद्र ने आक्रमण किया होगा, और इंद्र ने आक्रमण करके उस क्षेत्र को क्या क्या होगा, आपका किले को समाप्त कर दिया होगा, ध्वस्त कर दिया होगा। इसलिए इंद्र को ऋग्वेद में कहा गया, क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। बाढ़ भी हो सकता है, आर्य भी आक्रमण हो सकते हैं, भूकंप भी हो सकता है, इसके बारे में इतिहासकारों का केवल अनुमान है, सही ऐसा ही है ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, याद रखिएगा। इस हाँ, इसके बाद जो सभ्यता चालू हुई, इसके बाद जो सभ्यता चालू होती है वो विशुद्ध ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, शहरी के बाद ग्रामीण, है ना, शहरी के बाद ग्रामीण, और इसके बाद जो सभ्यता चालू हुई उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, इसके बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को भी हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो देखो ध्यान से सुनना, वैसे तो वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग उसमें उसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। और उत्तर वैदिक कब से कब तक माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के ऋग्वैदिक सभ्यता का समय माना जाता है। और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है, याद हुआ ये, आया समझ चमन, दोनों को अच्छे से याद रखना, ठीक है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। देखो ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि करना, है ना। अब उसके बाद फिर जो है आपका ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक। तो आपका हेडिंग रहेगा आपका ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता का मुख्य रूप से व्यवसाय क्या था, कृषि नहीं था, क्या था पता है, पशुपालन था। और ये अपने स्वयं को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, आर्य, स्वयं को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, ठीक है। पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। और किस प्रकार की शहरी सभ्यता थी कि ग्रामीण, याद रखना, विशुद्ध ग्रामीण सभ्यता थी ऋग्वैदिक सभ्यता। और ऋग्वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले 4 वेद में से सबसे पहले किसकी ग्रंथ की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं आपका ऋग्वेद। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में किसकी रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई, इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जाता है। पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय था, स्वयं को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। और साथ ही जो है आपका ये क्या करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी ये, ठीक है। चले, याद आएगा। सबसे पहले जो आर्य थे वो पूरे, अगर भारतीय क्षेत्र की हम बात करते हैं, 5 मिनट और है क्लास, हम भारतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है ना, इधर का जो क्षेत्र है, इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है ना यार, ये वाला एरिया, इसको क्या कहा जाता है, सप्त सैंधव प्रदेश। क्यों कहते चमन सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियां थी, कौन कौन सी नदियां थी बताओ, सिंधु, ठीक है, सिंधी, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम और सतलज, ठीक है। रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, सतलज, 6 ही होगा, और कौन सा है यार, सरस्वती, ठीक है, सरस्वती भी, वो भी है, सरस्वती भी है, ठीक है। 7 नदियों में सरस्वती को भी रखा जाता है, इसलिए इसको क्या कहते थे, सप्त सिंधु, बड़ी नदियां थी, सप्त सिंधु प्रदेश। देखो याद रखना, इसका प्राचीन नाम भी जो परीक्षा में आता है, रावी को उस समय कहते थे पुरुषणी, क्या कहते थे,
पुरुषणी, रावी को पुरुषणी याद करो, रावी पुरुषणी, रापू, रावी पुरुषणी। व्यास को कहते थे विपाशा या विपाशा, ठीक है। चिनाब को कहते थे अस्किनी, क्या कहते थे, अस्किनी, याद करेंगे नाम, ये तो चैलेंज है यार, याद करना इसको, ठीक है। झेलम को कहते थे वितस्ता, ये सब ऋग्वैदिक नदियों के नाम हैं। और सतलज को कहते थे शतुद्री, ठीक है, याद रखेंगे। सतलज को कहते थे शतुद्री, रावी को कहते थे पुरुषणी, व्यास को कहते थे विपाशा। इस प्रकार ये ऋग्वैदिक नदियों के नाम है, नाम याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोग इस क्षेत्र से जब आए, है ना, तो ऐसा माना जाता है, कई विद्वान मानते हैं कि ये कहाँ से आए, आर्कटिक से आए। आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक का सिद्धांत। कई लोग मानते हैं कि ये भारत का जो ऊपर का जो क्षेत्र था ना, ये वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते थे, मध्य एशिया कहते थे, मध्य एशिया कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मध्य एशिया। ये लोग मध्य एशिया से चल करके आए थे पशु चराते हुए चारागाह की खोज में। और जब इनको लगा कि यहाँ पर आपका सप्त सिंधु प्रदेश में गंगा की घाटी में विशाल चारागाह है, बड़े बड़े, ठीक है, जहाँ पर साल भर पशुओं को चारा मिलना है, और उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। तो उन्होंने क्या किया, आपका इस क्षेत्र में आक्रमण करके यहाँ पर क्या हो गया, आपका शिफ्ट हो गए, बस गए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अलग अलग धारणाएं हैं, तो याद रखिएगा, ये आपका चारागाह की खोज में आए थे आर्य, और आर्यों ने यहीं पर आकर के, है ना, निवास करना चालू किया। सप्त सिंधु प्रदेश, इस क्षेत्र में पहले वो बसे, फिर उसके बाद फिर गंगा नदी के आगे इस तरफ गंडक नदी तक के उनका विस्तार हुआ धीरे धीरे करके। वो उत्तर वैदिक काल में होता है, ऋग्वैदिक काल में वो सप्त सिंधु प्रदेश में ही थे, इधर ही थे, मतलब ये वाले एरिया में ही थे, इधर इस तरफ, ठीक है, ये वाले एरिया में थे। आगे इधर बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं वो, या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में बढ़ते हैं, अभी नहीं बढ़े थे उन लोग, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, क्या लिखेंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का निवास सप्त सिंधु प्रदेश था, ठीक है। और इनका मूल निवास, सुनना ध्यान से, इसका मूल निवास स्थान मध्य एशिया या आर्कटिक क्षेत्र माना गया है विद्वानों के द्वारा, इसमें भी मतभेद है, ऐसा याद रखेंगे, है ना। मध्य एशिया को माना जाता है या आर्कटिक को माना जाता है, या कुछ लोग एशिया माइनर का पठार को भी बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप साइड से इन लोग आए थे। तो अलग अलग विद्वानों में अलग अलग जो है वो है ना। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में। तो आर्य सबसे पहले कहाँ शिफ्ट हुए, सप्त सिंधु प्रदेश में हुए। कुछ कुछ चीजें हैं, है ना। आर्यों के जो ग्रंथ है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद से हमको इनके राजनीतिक, इनके धार्मिक और इनके बाकी विचारों के बारे में हमको पता चला गया है, पता चलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है, सरस्वती, और सर्वाधिक बार सिंधु नदी को उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। सर्वाधिक बार जिस नदी का नाम लिखा गया है वो है सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है, याद रखिएगा। नदीतमा कहते हैं, नदीतमा, नदीतमा का अर्थ है पवित्र नदियां। सर्वाधिक, सभी नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, आपका सरस्वती थी, ऐसा माना गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ऋग्वेद में जो है आपका इनके राजनीतिक चीजों के बारे में हमको पता चलता है। उस समय अ, समाज जो है आपका, ठीक है, वो छोटे 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 कबीले में बटे हुए थे, और उस कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, कबीलों को कहा जाता था जन। और जन का जो प्रमुख होता था वो होता था आपका राजन होता था, ठीक है। जन का प्रमुख कौन होता था, राजन होता था, याद रखिए। कबीले छोटे छोटे राजा में जन में बटे हुए थे, और जन का प्रमुख कहलाता था राजन, ठीक है। और वो जो जन थे वो छोटे छोटे विष में बटे हुए थे, है ना, विष में बटे हुए, इसको कहते थे विषपति कहते थे, क्या कहते थे, विषपति, हाँ, प्रमुख को। फिर ये विष किस में बटे हुए थे, ग्राम में बटे हुए थे। ग्राम का प्रमुख क्या कहलाता था, ग्रामणी कहलाता था, ग्रामणी। और ग्राम जो है आपका कुल में बटे हुए थे, कुल में या गृह में। और कुल या गृह का प्रमुख कहलाता था कुलप, क्या कहलाता था, कुलप। मतलब परिवार का मुखिया क्या था, कुलप था। और बहुत सारे मुखिया आपस में मिल करके एक ग्राम निर्माण करते थे परिवार को मिल करके। तो ग्राम का प्रमुख भी होता था एक, उसको कहते थे ग्रामीणी। और कुछ भी गांव मिल करके 10-15 गांव, 8-10 मिलकर गांव क्या बनता था, विष बनता था, और उसके हेड होते थे विषपति। और बहुत सारे आपका, है ना, विष मिल करके क्या बनता था, एक जन बनता था, उसका प्रमुख कौन होता था, राजन। फिर राजन का चुनाव कौन करती थी, समिति नामक एक संस्था करती थी, समिति, समिति नामक एक संस्था करती थी। और इस समिति में जो है आपका जो गणमान्य नागरिक हैं, या जो बहुत सारे लोग हैं जो, है ना, जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं, वो सभी लोग उसके सदस्य हुआ करते थे। वो मिल करके राजन के चुनाव करते थे। तो राजा को क्या करते थे, चुनते थे, अर्थात राजा का बेटा राजा
नहीं होता था, अर्थात लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, ठीक है। और राजा को कोई डिसीजन लेना पड़ता था, कोई निर्णय लेना पड़ता था, तो उसके लिए एक समिति थी, इसका नाम है सभा। सभा, हाँ, सभा और समिति, ये दो आपका संस्था का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। सभा और समिति को कहा गया है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो समिति राजा का चुनाव करती थी, और राजन को कोई भी डिसीजन लेना पड़ता था, तो वो सभा में, जैसे मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल में पहले डिस्कस होता है, सब लोग तैयार हो जाते हैं, तब उसको डिसीजन को पारित किया जाता है ना। उसी प्रकार का सभा नाम की एक संस्था होती थी, याद रखिएगा। एक और संस्था थी ऋग्वैदिक समाज में, वो थी आपका विदत। ये एक प्राचीनतम परिषद थी, इसमें समाज के जो गणमान्य नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सब इसमें जो है आपका सदस्य थे इनके। और कोई भी, है ना, सलाह या कोई भी चर्चा मशविरा जो होता था, वो विदत में होता था। याद रखेंगे, ये सब ऋग्वैदिक क्या है आपका, संस्थाएं हैं। क्या है, संस्था है, ये सब संस्था है ऋग्वैदिक, ठीक है। कौन सी, समिति, सभा, विदत। ये विदत प्राचीनतम परिषद है, याद रखेंगे, है ना, प्राचीनतम परिषद है ये। चलिए, ये आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, है ना। समाज जो है आपका पितृसत्तात्मक था, लोगों के लिए शिक्षा का प्रबंध था, लेकिन समाज में सती प्रथा वगैरह का उल्लेख नहीं मिलता है। स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने का भी अधिकार हुआ करता था, याद रखिएगा। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थी, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन संपत्ति में अधिकार उनको नहीं दिया गया था, शुरू से ही ऋग्वेद समाज में नहीं दिया गया था। पुत्र को था संपत्ति का अधिकार, लेकिन पर्याप्त जो है आपको उनको अधिकार मिले हुए थे। हाँ, संपत्ति के अधिकार को छोड़ करके बाकी अधिकार उनको मिला गया था, है ना। वर चुनने का भी अधिकार था, स्वयं वर भी चुन सकती थी। तो स्त्रियों की स्थिति इसको अच्छा माना जाता है। और बहुत सारी स्त्रियां जो वैदिक मंत्रों का भी वो करते हैं, रचना करते हैं, वैदिक मंत्रों का भी रचना किए हैं। इसमें अपाला, घोषा, विशंभरा, ऐसे बहुत सारे आपका लड़कियों को, स्त्रियों का नाम मिलता है, ठीक है। आर्थिक दशा की हम बात करते हैं, तो ये क्या करते थे, पशु पालन करते थे। और मुख्य पशु जो पालन करते थे वो थी गाय, और ये गाय की पूजा भी करते थे। गाय को ऋग्वेद में अघन्य कहा गया है, अर्थात न मारे जाने योग्य, ठीक है। गाय को नहीं मारना चाहिए, न मारे जाने योग्य कहा है। और गाय के नाम में कभी कभी युद्ध भी होता था, और युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, गविष्टि। कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, गविष्टि शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात गायों की खोज। तो गाय के लिए युद्ध भी होता था, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं गायों के लिए, ठीक है। और गाय को सर्वाधिक पवित्र पशु माना जाता था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इस समय तो जो है आपका जौ के साथ साथ जो है धान वगैरह है, गेहूं वगैरह का भी फसल वगैरह जो है आपका करना चालू कर दिए थे। लेकिन मुख्य रूप से जौ जो थी वो मुख्य फसल थी, याद रखिएगा। अभी भी जौ मुख्य फसल थी ऋग्वैदिक आर्यों की। लोहे का ज्ञान नहीं था, अब तक के लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। लोहे का ज्ञान कब होगा इनको, 1000 ईस्वी में होगा। अभी तो 1500 में चल रहे हो तुम लोग, है ना, 1500 से 1000। तो 1500 से 1000 के बीच में लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सोने का लेकिन हो गया था खोज, सोने और चांदी का खोज हो गया था, ठीक है। और इस समय सर्वाधिक देवता कौन सी हो गई, इंद्र। सर्वाधिक देवता इंद्र हो गई। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़े थे, मातृ देवी और पशुपति पढ़े थे। अब कौन हो गई सर्वाधिक देवता, इंद्र हो गई, याद रखिएगा। ऋग्वेद काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है, इंद्र है, याद रखेंगे, है ना। इंद्र के साथ साथ बाकी देवता वगैरह का भी उल्लेख मिलता है, परंतु इंद्र जो है आपका ऋग्वेद कालीन प्रमुख देवता है, और यही उत्तर वैदिक कालीन में चेंज हो जाएंगे। हाँ, वर्षा के देवता इंद्र। ऋग्वैदिक आर्य लोग जो हैं प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तिकरण करके उसका पूजा करते थे। जैसे वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता, है ना, है ना, पवन देव, ये मरुत कहते थे उसको, मरुत, ठीक है। जल निधि के देवता वरुण को माना गया है। नैतिक नियमों का देवता, अलग अलग मतलब चीजों के लिए अलग अलग देवता थी, और इस प्रकार ढेर सारी देवताओं की कोटियां बन गई थी। तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा तो करते थे, लेकिन उसका क्या करते थे, मानवीकरण करके पूजा करते थे, ठीक है। प्रभात की देवी मतलब सुबह सुबह की जो देवी थी उसका नाम था उषा, उषा देवी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तिकरण करके उसका पूजा किया गया। और सर्वाधिक रूप से पूजा जाने वाले देवता कौन थी, इंद्र थे उस समय, ऋग्वैदिक समय में, ऋग्वैदिक कार्यों में, याद रखिएगा, है ना। और इसी समय जो है आपका
ऋग्वेद की भी, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद कालीन में हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, तो लिख लेंगे आपका गायत्री मंत्र का भी रचना कब हुआ, आपका ऋग्वेद काल में हुआ है। खैर लुसेंट में सब चीज दिया हुआ है, ठीक है, गायत्री मंत्र। और इसके रचयिता कौन थे, विश्वामित्र थे रचयिता, याद रखेंगे, विश्वामित्र, विश्वामित्र थे। और किसको समर्पित है बताओ, कौन बताएगा? नहीं, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? हैं, किसको समर्पित है? सवित्र। और सवित्र कौन है? सूर्य। हाँ, याद रखिएगा, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। ओम भूर्भुवः स्वतः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये सूर्य देव, सवित्र देवता को समर्पित है, जो कि सूर्य को माना गया है। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र थे, है ना, ऋग्वेद में वर्णन है। चलिए, आपका धार्मिक दशा के बारे में हो गई। और इसी समय जो है आपका कुछ कुछ चीजें, इस समय जो है आपका जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया था, जनता स्वयं स्वेच्छा से राजा को कर देती थी, उसको कहते थे बलि। हाँ, बलि कहते थे, बलि। अभी जैसे, है ना, हाँ, उसी को कहते थे बलि। उस समय स्वेच्छा से जो है आपका, एक्चुअली बलि का मतलब होता था हिस्सा और भाग। ठीक है, मतलब जनता स्वेच्छा से उपज का एक निश्चित हिस्सा राजा के लिए रख देती थी, और उसको कहते थे बलि, कहते थे उसी को। ठीक है, जो बाद में जो है आपका, है ना, काटने, पशुओं वशुओं की बलि के लिए उपयोग होता है ना? यज्ञ विधि विधान चालू हो गए थे, अर्थात धार्मिक कर्मकांड उस समय चालू हो गए थे। ये आपको याद रखना है। और साथ साथ यह याद रखना है आपको कि जब आर्य को, आर्यों का जब कबीला बढ़ा, कबीला जब बढ़ गया, तो आपस में एक कबीले में टकराहट उत्पन्न हो गई। ठीक है, या तो पशुओं के चारागाह के खोज में हुआ होगा, या गायों के लिए हुआ होगा, या किसी कारणवश आपस में लड़े होंगे, है ना। और उसी समय एक हमको युद्ध का वर्णन मिलता है। रावी नदी के तट पर एक युद्ध मिलता है, वर्णन मिलता है। इस युद्ध का नाम है आपका दशराग युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये रावी, अर्थात रावी को कौन सी नदी कहते थे, सुने हो नाम? पुरुषणी। पुरुषणी नदी के किनारे एक युद्ध मिलता है, इसको दशराग युद्ध कहते हैं। एक तरफ आपको 10 कबीले के राजा थे, 10 राजा। एक तरफ 10 कबीले एक तरफ थे, और एक तरफ, दूसरी तरफ एक कबीला था, और वो कबीला था आपका भरत कबीला। और इसके राजा थे सुदास। कौन थे? सुदास। भरत कबीले, जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है ना, तो भरत के नाम पर ही पड़ा है भारत। ठीक है, तो भरत थे एक तरफ, भरत, भरत वंश के राजा थे, भरत कबीले के राजा थे सुदास। और दूसरे तरफ अलग अलग राजा थे, 10 राजा, उसको कहते हैं 10 राजा। ठीक है, और दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर। और जीत किसकी हुई? सुदास की जीत हुई, भरत वंश के राजा की जीत हुई। और इस प्रकार बाकी कबीले को भरत ने सम्मिलित किया, और इस प्रकार बड़ा कबीला बन गया। ठीक है, ऋग्वेदिकारी। तो याद रखिए, उसको कौन सी युद्ध कहते हैं? दशराग युद्ध कहते हैं। दशराग युद्ध के बारे में याद रखना कि रावी नदी अर्थात पुरुषणी नदी के किनारे में 10 राजा एक तरफ थे, और भरत, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, चलिए, आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। धन्यवाद।